मैं 14 साल की खूबसूरत कंवारी लड़की थी, मगर दिखने में 16 साल की लगती थी। आज मैं अपना जिस्म बेचने बाजार जा रही थी। मेरी पहली इलाज की कीमत 5 लाख रुपए लगाई गई थी। एक अमीर आदमी ने मुझे खरीद लिया, मुझे एक तहखाने में ले गया। वो आदमी कमरे में आया, मैं उसके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, मुझे कुछ मत करना, लेकिन उसे मुझ पर रहम नहीं आया। वो कहने लगा, डरो मत, मजा आएगा तुम्हें। और फिर उसने अचानक ही मेरे जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मुझे बेड पर लिटा दिया। क्योंकि वो मेरा नाम राबिया है। मैं एक गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे घर में माँ और बाबा और हम दो बहन भाई रहते थे। मेरा भाई 16 साल का था, मैं 14 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध की तरह सफेद थी। माँ बाबा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मेरे बाबा मजदूरी करते थे। मेरे बाबा जो भी कमाते थे, उनसे हमारा घर अच्छे से चल जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे बाबा कहते थे, राबिया तुम इतनी चंचल हो कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन बाबा का एक्सीडेंट हो गया और बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इसी तरह से माँ ने हम दोनों भाई बहन को पाला, लेकिन बाबा के जाने के बाद माँ भी बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई आमिर वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर से काम करने के लिए बाहर निकल गया। छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे लाता, इससे हमारा गुजारा चल जाता था। हम इन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते थे। बाबा के जाने के बाद माँ बहुत बीमार हो गई थी। कुछ दिनों बाद माँ भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई बहन यतीम हो गए। मेरी एक खाला थी जो बेवा थी, उसको कोई बच्चा नहीं था। वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरा भाई आमिर, उसने मुझे समझाया कि तुम खाला के पास रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा भाई मुझे खाला के पास छोड़कर बाहर निकल गया। शहर में गांव की ही पहचान के कुछ लोग काम करते थे। मेरा भाई आमिर उन्हीं लोगों के पास काम करने के लिए चला गया और मैं खाला के साथ रहने लगी। खाला भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि खाला अपना गुजारा कैसे करती थी, लेकिन खाला के पास रहते हुए मुझे इतना मालूम हो गया था कि खाला अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती है। मेरे आने के बाद खाला के खर्चे और भी बढ़ गए थे, खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। एक बात मैंने नोट की थी, मेरी खाला अक्सर बहुत ज्यादा तैयार होकर घर से निकलती थी। उनके पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब वो घर आती तो उनके पास पैसे होते थे। मैं पूछती थी कि खाला क्या आप कहीं काम करती हैं, तो वो कहती हाँ, यही समझ लो कि छोटा मोटा काम करती हूँ, जो पैसे आते हैं उसी से हमारा गुजारा होता है। मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। खैर खाला के साथ किसी तरह हमारा वक्त गुजर रहा था। इसी बीच में देखा कि खाला मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, मेरा बहुत ख्याल करने लगी थी। वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें लाकर खिलाती थी। वो कहती थी, तुम खाओगी तभी तो बड़ी दिखोगी, तुम्हारी सेहत बनेगी, तुम और खूबसूरत लगने लगोगी। फिर मैं उससे कहती, खाला मुझे बड़े दिखने की क्या जरूरत है। खाला कहती, बस तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खाओ पियो और इतनी तंदुरुस्त हो जाओ कि बड़ी लड़कियों की तरह दिखो। और ऐसा ही हुआ, खाला ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई और मैं 14 साल की उम्र में ही 16 साल की लगने लगी थी। मेरे जिस्म की बनावट बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगी थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कहता था कि मैं 14 साल की लड़की हूँ। मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरा जिस्म और उसकी बनावट ऐसे दिखती थी जैसे कि मैं 17 साल की लड़की हूँ। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन जिस्म भरने के बाद मैं और भी ज्यादा निखर गई थी और खूबसूरत दिखने लगी थी। मुझे नहीं पता मेरी खाला ऐसा क्यों चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था कि तभी एक दिन मैंने खाला को फोन पर किसी से कुछ ऐसी बात करते हुए सुना कि मेरी कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी खाला किसी से फोन पर कह रही थी कि पैसे लेकर कब आ रहे हो, मैं पूरे के पूरे पैसे लूंगी, न कम लूंगी और ना ही ज्यादा लूंगी, पूरे 5 लाख रुपए लूंगी। लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना।
काला को ऐसी बात करते हुए मैंने सुना तो मैं समझ चुकी थी कि वो क्या कह रही है। काला मेरे सौदा कर रही थी। अब मैं समझी कि क्यों वह मुझे चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह नजर आऊं। वो मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी। वो मेरा सौदा कर रही थी। काला की ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि अब जो मर्जी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। ऐसे ही हुआ। काला अपने कामों में मसरूफ थी कि मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आई। मैं ट्रेन में बैठ गई। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ जाने वाली है। बस ये चाहती थी कि मैं यहाँ से किसी तरह से भी भाग जाऊं। जब एक बार घर से मेरे कदम निकले तो फिर अब मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी। ट्रेन चलने लगी। मैं नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ट्रेन रुकी हुई है। मैं ट्रेन से उतर गई। बोर्ड पर लिखा हुआ था इस्लामाबाद। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने लोगों से कुछ पैसे मांग खाने के लिए कुछ खरीदा। मैं इधर उधर भटकती रही। वो 3 दिन तक मैं इधर उधर भटकती रही थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। एक दिन मैं स्टेशन के पास सोई हुई थी कि तब मेरे सामने एक नौजवान मर्द मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरा नाम राबिया है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उस अंकल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा, मेरे मामा पापा के मरने के बाद मैं अपनी खाला के पास रहती थी, लेकिन खाला मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं उनके पास से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। वो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं खुश हो गई थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि जिसको मैं अपना मसीहा समझकर अपना दर्द बयान कर रही थी, वो एक हैवान है। और जिस चुंगल से मैं निकलना चाह रही थी, जिसके लिए मैं घर से भागकर आई थी, ये आदमी मुझे उस दलदल में भेजने वाला है। खैर, उसकी नीयत से बेखबर थी। उस अंकल ने मेरी सारी बातें सुनकर मुझ पर प्यार से अपना हाथ फेरा। फिर जैसे ही उस अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैं उस अंकल के सीने से लग गई। वो अंकल मुझे तसल्ली देने लगा। वो अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उस अंकल ने मुझे अपने घर ले जाकर मुझे मुंह हाथ धोने को कहा। मुझे एक प्यारा सा जोड़ा ला कर देता है और कहता है, नहा धोकर तुम इसे पहन लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैं नहाई और वो खूबसूरत से कपड़े पहन लिए। उस कपड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो अंकल मेरे लिए ढेर सारी खाने की चीजें लेकर आता था। मैं पेट भरकर खाना खाकर मैं आराम से सो जाती थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा, इधर उधर नजर घुमाकर तो घर में पूरा सन्नाटा था। घड़ी पर मैंने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो अंकल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं डर गई। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा वहाँ अंकल और उनके साथ एक औरत आ रही थी। अंकल और वो औरत दोनों घर के अंदर आ रहे थे। वो अंकल मुझे देखकर कहने लगे, राबिया तुम उठ गई हो? मैंने कहा, हाँ अंकल मैं उठ गई। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आप कहाँ चले गए थे? वो कहने लगा, देखो ये शमशाद है, इसकी कोई औलाद नहीं है, ये तुम्हें गोद लेगी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालेगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती है। औरत देखने में बहुत ही अजीब और मोटी सी थी। उसके मुंह में भी पान था। मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वो कहने लगे, नहीं राबिया, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। मेरी बीवी तुम्हें अपने पास कभी नहीं रखेगी राबिया। तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगी। इसकी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी। नए नए कपड़े और तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। वो औरत कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती? मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल से पानी के लिए कहा तो अंकल ने कहा, किचन उधर है, जाओ पानी पी लो। मैं पानी पीने के लिए गई। मैं पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली, तभी मेरे कानों में जो आवाज आई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई
अंकल और वो औरत दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो औरत उस अंकल से कह रही थी, अरे वाह नजीर मियाँ, तू इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ कर रहा था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तूने तो मुझे इस बार खुश कर दिया। मैं तुमसे इस बार बहुत खुश हूँ। मेरे पास हजारों लड़कियां हैं, लेकिन इसकी जैसी खूबसूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी 3 लाख रुपए देती हूँ। वो औरत अपने पर्स से एक कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर साइन करने लगती है और उस आदमी को दे देती है। कहती है, ये लो तुम्हारे पूरे 3 लाख रुपए का चेक। मैं समझ गई थी ये आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था। ये तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठाकर लाया था। मैं अपनी खाला के पास से जिसके लिए भागी थी, आखिर में उसी दलदल में गिर चुकी थी। मैं उन दोनों की बातें सुनकर भागने ही वाली थी कि बाहर गाड़ी खड़ी थी और वो दो मर्द थे। उन दोनों मर्दों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। वो औरत की गाड़ी में आकर बैठ गई और मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गई। ये जगह बहुत ही गंदी थी। लड़कियां बहुत ही अजीब अजीब कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और मर्दों को बाहर अजीब अजीब गंदे गंदे इशारे कर रही थी। मैं सब देख कर हैरान हो गई। वो औरत मुझे गाड़ी से घसीटते हुए उतारने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ती। मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले गई और एक लड़की को आवाज देने लगी जिसका नाम सुरैया था। वो औरत कहने लगी, सुरैया, इस लड़की पर पूरी नजर रखना। इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इसके खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखोगी। इतना कहकर वो चली गई। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो लड़की जिसका नाम सुरैया था वो कहने लगी, रोना बंद कर दो। रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बार जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस पर गुस्सा करने लगी और उसने कहा, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तुम गुस्सा करके खुद ही नुकसान पहुंचाओगी। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अगर जिंदगी चाहती हो तो यहाँ पर जो जैसा कहेगा वैसा करना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम राबिया है। इसे वो कहने लगी, तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो और ये खूबसूरती ही तुम्हारी जिंदगी का शौक बन जाएगा। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा, मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है। वो कहने लगी, पर तुम तो 14 साल की नहीं लगती। तुम तो काफी बड़ी लगती हो। तुम्हारा बदन देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम इतनी छोटी हो। मैंने उससे कहा, अब मुझमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी उम्र कितनी है। मैं छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ, किस्मत मुझे जहाँ लेकर आई है समझ जाओ। मैं जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। जिसको मैं अपना मसीहा समझ रही थी, उसने मुझे व्यापार में विश्व फरोशी के बाजार में बेच दिया। सुरैया मेरे लिए खाना लाई। वो मुझे खाना खाने को कह रही थी। मैंने खाने को फेंक दिया और मैं मुंह मोड़कर एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी अचानक से शमशाद माई आई है। वो कहने लगी, ये जिस्म फरोशी का अड्डा है। यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वो जो कुछ भी उनके साथ करते हैं, ऐसा ही अब तुम्हारे साथ भी होगा। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर यहाँ के माहौल को अपनी जिंदगी में उतार लो और यहाँ के माहौल में रंग जाओ। तुम्हारी नत उतरवाई की रस्म जल्दी ही होगी। जैसे ही कोई अच्छा सा ग्राहक तुम्हारे लिए मिलेगा, तैयार रहना। तब तक तुम एक दिन या 2 दिन आराम से रह सकती हो। खाओ पियो ऐश करो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से भागकर जाने की अगर जरा सी भी जरूरत की या हिम्मत की, तो ये जो लोग देख रही हो ना, आसपास में जो बदमाश गार्ड खड़े हैं, वो टांग पर टांग रखकर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। खैर, मेरी नस उतरवाई का वक्त भी आने वाला था। हर दिन यहाँ पर ग्राहक आते थे और उन सभी को मुझे दिखाया जाता था, लेकिन मेरी कीमत उस औरत ने इतनी लगाई थी कि अब तक में जितने भी आए थे वो लोग इतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। लगभग इसी तरह वक्त गुजरता रहा। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन मुझे कोई हाथ लगाता। एक सज्जाद आदमी ने उस कोठे पर कदम रखा। मुझे लेकर उस आदमी के पास गई
वो मुझे देखते ही बोल पड़ा कि मैं दूंगा इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए। जाओ इस लड़की को ले जाओ और इसे दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास ले आओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लुटने वाली है। अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहेगा। मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वो 50 साल का नौजवान घटा घटा मर था। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बिठा दिया गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी सामने वो आदमी दिखाई दिया और मेरे कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर से उठकर खड़ी हो गई। वो कहने लगा, अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई हो? बैठी रहो। तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने कहा, साहब आप मेरे करीब मत आना। वो कहने लगा, अच्छा मैं तुम्हारी इतनी कीमत अदा की है, उसका क्या? तुम्हें पता है मैं वो रकम क्यों दी है? तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए। मैंने कहा, साहब मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। वो कहने लगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम कोशिश तो करना। तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो। अगर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर आई ही क्यों हो? मैंने कहा, साहब मैं यहाँ पर अपने मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। वो पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है? मैंने कहा, साहब मैं बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। मेरे माँ बाबा के मरने के बाद मेरी खाला ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं उनके पास से भागकर इस शहर में आ गई। लेकिन किस्मत की मारी मेरी किस्मत में जिस्म फिरोशी के बाजार में आना था। इसलिए मैं न चाहते हुए भी जिस्म फिरोशी के बाजार में पहुंच गई। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है। साहब मैं इस काबिल नहीं कि मैं इन सब को बर्दाश्त कर सकूं। मुझ पर रहम खाओ। मैं उस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एक उम्मीद थी, शायद वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन वो तो ये जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। वो कहने लगा, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मजा आएगा। दिखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो। लगता ही नहीं है कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 14-15 साल की लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो। बस पहली पहली बार तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन फिर बहुत मजा आएगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, लेकिन उसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसने भी मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया। उसने पूरी रात मुझे दबोचे रखा। मेरा बिस्तर खून से लथपथ हो चुका था। सुबह मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं थी। वो इंसान नहीं हैवान था। उसने अपना काम किया और चलता बना। मैं इतनी कमजोर, इतनी लाचार हो गई कि मुझे चलने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। शमशाद ने सुरैया को कह दिया कि इसको नहला धुला कर इसको 4-5 दिन तक आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन उन 4-5 दिनों के बाद मैं जैसे ही ठीक हुई, फिर से मुझे उस धंधे पर बिठा दिया गया। फिर से मेरे पास ग्राहक आने लगे। हर कोई मेरे साथ अपनी रात गुजारना चाहता था। अब तो बस मेरी आदत हो चुकी थी इन सब को सहने की, इन सब को बर्दाश्त करने की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त इसी तरह गुजर गया और 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ किया था। कहीं न कहीं मुझे उम्मीद होती थी कि शायद कोई मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। इन 5 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता। खैर अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। सरैया जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन एक बात थी, उन 5 सालों में मैंने यहाँ अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। सबने मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुरैया मेरे पास घुंघरू लेकर आई। वो कहने लगी, चलो राबिया नाचते हैं, ये लो घुंघरू पहन लो। मैं सुरैया को कहने लगी कि मुझे नाचना नहीं आता सुरैया। लेकिन सुरैया बहुत जिद करने लगी। वो कहने लगी, तो मेरे साथ चलो तो सही। वहाँ बहुत सारी लड़कियां भी नाचती हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत पैसे लुटाते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं सुरैया की बात मानकर उस महफिल में उसके साथ चली गई। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया। सारी लड़कियां वहां नाच रही थी। सुरैया भी मेरा हाथ पकड़कर अब लड़कियों के बीच ले गई। वहां जाते ही जाने मुझे क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सभी लड़कियां जो नाच रही थी
घुंघरू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। उस आवाज से न जाने मुझे क्या हो गया, मेरे पैर अपने आप उठने लगे। उन घुंघरुओं के साथ ताल में ताल मिलने लगी और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे साथ जो भी हुआ था वो सब मेरी आंखों के सामने आ गया था। उन घुंघरुओं की आवाज में मैं गुम हो गई थी और मैं अपनी धुन में नाचने लगी थी। मेरे पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पहली रात जिसमें उस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी। मैं नाचने में इतनी धुन थी कि मेरे पैरों में बंधे घुंघरू सारे टूट कर जमीन पर बिखर चुके थे। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। तभी लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थामकर मुझे उठाया और कहा, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, जी साहब, मैं ठीक हूँ। रैया मेरा हाथ पकड़कर खींच कर मुझे ले जाने लगी। वो लड़का मुझे देखे जा रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था उसने मुझे देख लिया है, वो भी मेरी कीमत लगाएगा और मेरे साथ रात गुजारेगा। वैसे भी यहाँ पर हर कोई रात ही तो गुजारने आता है, किसी न किसी के साथ, वरना यहाँ कोई क्यों आएगा। और ऐसा ही हुआ। वो लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे एक नजर देख ले तो वो मेरे साथ रात गुजारता ही था। मेरे साथ एक रात गुजारने के पूरे 1 लाख रुपए उसने शमशाद माई को दे दिए। मैंने सुरैया से कह दिया, इस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वो लड़का मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गई। मैंने दरवाजा बंद किया। मैंने अपने दुपट्टे को उतार कर बिस्तर पर रख दिया। मैंने कहा, चलो टाइम जाया मत करो, जल्दी से अपना काम निपटाओ और चलते बनो। वो कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने मेरी कीमत दी है तो क्या मेरी बकवास सुनने के लिए कीमत दी है? तुम जो करने आई हो वो करो और चलते बनो। वो कहने लगा, बहुत गुस्से में लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहती हो या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैंने कहा, बस अब तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं। वो कहने लगा, जानने की जरूरत कैसे नहीं? वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या जानने के लिए आए हो? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा, वही जो करने के लिए तुमने कीमत दी है, मेरे जिस्म को खरीद कर। अब तुम पैसा जाया तो नहीं करोगे? जाहिर सी बात है। वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम आराम से बैठो। उसने दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया और कहने लगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखता है। तुम्हें देखते ही देखते मेरे दिल ने चाहा तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। और मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर जबरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्जी से ये काम कर रही हो? मैंने कहा, यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही, हर किसी की अपनी मजबूरी है कि कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रही है, कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई जबरदस्ती काम कर रहा है और कोई खुशी से कर रहा है। सबकी अपनी मर्जी है। वो कहने लगा, मैंने सबके बारे में नहीं पूछा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर घसीट कर लाई है। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई। वो मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं था। सुबह होते ही वो चला गया। मैं हैरान थी कि जब उसे कुछ करना ही नहीं था तो वो मेरे पास ही आया ही क्यों। हर दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं भी उसकी ऐसी ही हरकत से बेचैन हो गई थी। वो लड़का आखिर मेरे बारे में जानकर कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं इतनी खूबसूरत थी कि मेरी कीमत देकर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुझे कुछ ना करे। वो अपना पूरा पैसा वसूल करके जाता, लेकिन उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों? मैं उसके बारे में ही सोचती रह रही थी। फिर मुझे पता चला कि उसी लड़के ने आज फिर मुझे खरीदा है। मैंने सोचा, आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो उस दिन कुछ करने का मन नहीं था, आज पूरा मन बनाकर आए हो? वो कहने लगा,
हाँ, आज मन कर रहा है। धीरे धीरे वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी गर्म गर्म सांसें मेरे कानों के पास आ रही थी। वो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, सो सकते हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। आखिर तुमने मेरी कीमत क्यों दी है? तभी उसने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रख दी और कहने लगा, अब बस भी करो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देती है। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। मैं बिल्कुल खामोश हो गई और आगे भी उसने बात कही। उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो कहने लगा, राबिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने इस तरह से मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी हाँ कह दिया। कहीं ना कहीं वो भी मेरे दिल में घर कर चुका था, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कोई मेरे कमरे में एक साथ हो और वो मुझे ना छुए। फिर वो कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे यहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल है। मैंने अगर यहाँ से बाहर कदम रखा तो तुम देख रहे हो, जो बड़े बड़े बदमाश गार्ड जो यहाँ पर ठहरे हैं वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वो कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो मेरे पास से चला गया। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। तभी एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ से शोर आने लगा। मैंने बाहर निकल कर देखा तो चारों तरफ पुलिस की भीड़ जमी हुई थी। मैं घबरा गई थी, पर उन पुलिस वालों के साथ मैंने उस लड़के को देखा जिसका नाम इरफान था। उसने मुझे इशारे से बता दिया कि उन पुलिस वालों को वो लेकर आया है। वो मेरे पास आया। वो कहने लगा, इन पुलिस वालों को मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा, इरफान, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन तुमने यहाँ का सारा मामला खराब कर दिया। पुलिस वाले सबको गिरफ्तार कर लेंगे। इरफान कहने लगा, राबिया, तुम परेशान मत हो। मैंने इन पुलिस वालों को बता दिया है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो उन सारी लड़कियों को आज़ाद करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर पुलिस वाले तुमसे पूछें तो अपनी सारी हकीकत उन पुलिस वालों के सामने बता देना। मैंने कहा, ठीक है इरफान। मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने लेकर गया। पुलिस वाले कहने लगे, यही वो लड़की है जिसे तुम अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? इरफान कहने लगा, हाँ, इसका नाम राबिया है। आप इससे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक पुलिस वाले ने इरफान को कहा कि तुम इसे इस जगह से निकाल कर कहीं दूसरी जगह भेज तो नहीं दोगे, तुम इससे शादी करोगे? इरफान कहने लगा, सर, ऐसा नहीं है। मैं राबिया से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी भी करना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने भी अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बता दी। मैंने कहा, मैं भी इरफान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इरफान ने सबके सामने मुझसे निकाह कर लिया। सुरैया भी मेरे लिए बहुत खुश थी। वहाँ पर काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थी जो अपनी मर्जी से काम कर रही थी, अपनी खुशी से काम कर रही थी। तो काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थी जो यहाँ पर कैद थी। उन सारी लड़कियों से पूछताछ करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। क्या वो चाहती तो यहाँ पर रह सकती थी और जाना चाहती तो यहाँ से आज़ाद होकर जा सकती थी। खैर, इरफान ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं इरफान के साथ उस बदनाम गली से निकल आई। आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैंने इरफान के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। इरफान का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। एक दिन इरफान ने कहा, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मेरा नाम राबिया है, तुम मुझे रूबी कहकर पुकारा करो। इरफान ने मुझे सीने से लगा लिया। इरफान कहने लगा, अच्छा ठीक है, पहले मेरे बात सुनो। तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त है जिसे तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। वो भी अकेला है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बस एक बहन थी, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। वह बेचारा भी किस्मत का मारा है। अपनी बहन को उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर पर बुला लो और देखना, अल्लाह से दुआ करूंगी कि उसकी बहन जल्द से जल्द उसे मिल जाए। दूसरे दिन इरफान जब अपने दोस्त के साथ घर आया
तो मैं उस इंसान को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये तो मेरा भाई था। मेरा भाई जो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। हम दोनों बहन भाई फूट फूट कर रोने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने खाला से कितनी लड़ाइयाँ की, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम कहाँ थी, किस हाल में थी। मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, भाई जो हो गया उसे भूल जाओ। अब इरफान मेरी दुनिया है। मैं इरफान के साथ बहुत खुश हूँ। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और इरफान को भी गले से लगा लिया। इरफान और हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। मेरा बहुत ही प्यारा बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने आफताब रखा। मैं और इरफान आफताब के साथ बहुत खुश हैं और एक भरपूर फैमिली और खुशगवार अजवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।